खबर की शुरुआत करते हैं। सिरोही में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, जहां पर एक विवाहिता के पिता ने एसपी को उनके ससुराल वालों के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट देखिए। रेवदर के धनारी गांव की एक विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर ईसाई धर्म अपनाने पर दबाव डाला। यहां तक कि जबरन समय से पहले उसके बच्चे की डिलीवरी तक करवा दी। मामला यहीं पर भी नहीं शांत हुआ। विवाहिता के नहीं मानने पर ससुराल वालों ने 7 दिन तक पैरों से बांधकर घर के कमरे में प्रताड़ना दी। पड़ोसियों ने महिला के पिता को जानकारी दी, जिसके बाद बेटी के ससुराल पहुंचकर उनके चंगुल से बेटी को बचाया, पीड़िता का इलाज करवाया। वहीं पिता ने राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ एसपी को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। जब देखा और बच्ची की हालत बहुत ही बिल्कुल ऐसी हालत कि अपन तो देखे तो उस समय अपनी भी दिमाग अपन सहन नहीं कर सकते। उसके शरीर पर कपड़ा नहीं था, एक वो नीचे का पहरा हुआ था और कब्जा पहरा हुआ था, और बच्ची खुले बाल पर बैठी थी उस खाट पर और ऐसे बाल तोड़ कर फेंक रही थी। और उसके बाद में देखा हालत, तो इन्होंने घर पे आकर बताई घटना कि ऐसी बच्ची की हालत है। उसी टाइम में गाड़ी लेकर के गए परिवार वाले और बच्ची को लाके धानेरा अपने आबरूड दिखाया और पालनपुर में 9 दिन भर्ती रखा, एडमिट रखा। लेकिन बच्ची का प्राइवेट पार्ट जैसे 25 दिन तक वहाँ रही, 20-25 दिन उसने न तो लेटरिन बाथरूम गई और न बाथरूम गई, वो पूरा अंदर भरा पड़ा था। उसके बाद में डॉक्टर ने वो चालू तो करवाया, लेकिन वो अभी बंद नहीं हो रहा है। वो बच्ची का पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया और डैमेज है। कमोवेश महिला पर ससुराल की तरफ से लगातार मानसिक दबाव बनाया जा रहा था। वहीं पीड़ित परिवार की माने तो पहले से ही विवाहिता के ससुराल वाले ईसाई धर्म अपना लिए हैं। वहाँ मैं जाता था तो वो इन्होंने मेरे को भी दबाव दिया कि तू भी यीशु धर्म में आ जा, इस मूर्ति पूजा में कुछ नहीं है। अच्छा, फिर मैं एक बच्चे से मैं काम पे चले जाता था, फिर मैं वहाँ से आ गया, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। मैंने बच्ची को पूछा तो बच्ची ने बोला कि पापा मेरे साथ भी ऐसा करते हैं, मगर मैं वो शादी से बच्ची एक ही थी तो मैं दूसरा शादी नहीं करवा रहा था। तो पता है इनको परेशान किया। हालांकि पुलिस मामले की अलग अलग टीम बनाकर जांच कराई जा रही है। मामला बेहद ही गंभीर है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इसमें आया है जो पीड़िता बता रहे हैं, उनके फादर अभी आकर उन्होंने एक परिवाद पेश किया था कि साहब मेरी बच्चे की कुछ दिन पहले डिलीवरी हुई थी और उसके जो ससुराल वाले हैं उसके साथ मारपीट करते हैं। उसका जो बच्चा है वो भी उन्होंने नहीं दिया है, और उसके जो ससुराल वाले हैं वो इसको मेरी बच्चे के साथ मारपीट करते हैं, वो इसको ईसाई बनाने पे तुले हुए हैं कि तू भी अपना धर्म बदल ले। वो सारे के सारे ईसाई हैं और इसके साथ मारपीट करते हैं, और बच्ची की हालत जो है मानसिक हालत ठीक नहीं है। इस तरह की कंप्लेन उन्होंने हमारे को दी है, और जिसके ऊपर अभी मुकदमा दर्ज करके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो विभिन्न पहलू हैं उनके ऊपर जांच की जाएगी। पूरा मामला जो है सिरोही के रेवदर तहसील का बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक जो है अब एक जांच कमेटी बनाई है जो विभिन्न पहलुओं पर जांच करेगी और मामले की गहनता तक जाएगी। देखने वाली बात यह है कि एक प्रकार से जो धर्म परिवर्तन का विधेयक आया है वो सबसे पहला जो राजस्थान में जो धर्म परिवर्तन का मामला जो आया है अब जो है सिरोही जिले में देखने को मिला है। देखने वाली बात यह है कि इस मामले को पुलिस किस प्रकार सुलझाती है। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक। उधर अजमेर दरगाह को शिव मंदिर बताने का दावा कर सर्वे की मांग वाली याचिका निचली अदालत में जब से मंजूर हुई है तब से अलग अलग दावों का दौर भी चल रहा है। इस मामले में महाराणा प्रताप सेना भी अब आगे आई है और उसके अध्यक्ष की तरफ से यह कहा गया है कि उन्होंने पिछले 2 साल अजमेर दरगाह के मंदिर होने की मुहिम चलाई हुई है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा। हिंदू सेना के बाद में महाराणा प्रताप सेना आई आगे। दरगाह में मंदिर होने के दावे को दोहराया।
25 सितंबर 2024 को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने का दावा किया। इस दावे को पुख्ता करने के लिए उन्होंने 1911 में लिखी हरविलास शारदा की किताब का हवाला दिया। अब विष्णु गुप्ता के बाद कुछ ऐसा ही दावा महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राज्यवर्धन परमार कर रहे हैं। एक वीडियो जारी कर उन्होंने दावा किया कि अजमेर दरगाह नहीं, हिंदू मंदिर है। अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है। इस विषय पर 31 जनवरी 2024 को मैंने याचिका लगाई थी। इन तमाम विषयों को लेकर हम पूरे देश और पूरे दुनिया के लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या सर्वे कराना अपराध है? भारत संविधान से चलेगा। हम उसी संविधान के तहत चाहते हैं कि अजमेर की दरगाह या मंदिर, इसकी सरकार और सर्वे एजेंसियां जांच करें। इन्हीं बातों को मैं रख रहा हूं। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे के अलावा राज्यवर्धन सिंह परमार का यहाँ तक दावा है कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी हिंदू धर्म स्थल है। उनका कहना है कि करीब 2 साल पहले इस दावे के साथ उन्होंने एक जन जागरण अभियान भी चलाया था। ये देखिए, ये खिड़की भी हमने 2.5 दिन झोपड़े की दिखाई थी। 2.5 दिन झोपड़े की खिड़की। और आपको बता दें, ये नक्शा भी हमारे पास दरगाह का है, पूरा दरगाह का नक्शा भी है। और इस नक्शे पर कहाँ दरगाह है, कहाँ मंदिर है, ये भी हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं। और सारे कागज हमारे पास हैं। ये देखिए 2.5 दिन का झोपड़े, ये भी तस्वीर है। ये देखिए दरगाह का पूरा हमारे पास पूरा डाटा है। ये सारे डॉक्यूमेंट आज हम कोर्ट पे पेश कर रहे हैं। ये देखिए 1798। तो ऐसे करके ये जो दस्तावेज हैं तमाम। लेकिन वर्तमान में हमारी याचिका भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने 31 जनवरी को लगाई थी, जिसमें 2 फरवरी को हमारे पास आर्डर भी आया, कमेटी भी गठित हो गई। और हम आपको बता दें कि हर दिन मंदिर में काटी गाय गिराए दोषियों मोहिउद्दीन चिश्ती और उसके सखियों का सच। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं, सारे दस्तावेज हमारे पास हैं। वहीं AIMIM के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष जमील अहमद खान का भी बयान सामने आया। उन्होंने दरगाह को धार्मिक सहिष्णुता और एकता का प्रतीक बताया। साथ ही 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए कहा, किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसी याचिकाएं देश का माहौल खराब करने और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सरासर रूप से गलत है, दायर नहीं की जानी चाहिए थी। जो एक्ट ये कहता है कि सन 47 भारत की आज़ादी के बाद जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी स्थिति यथास्थिति के तौर पर रखी जाएगी। लेकिन कुछ लोग हमारे देश का शांति और सौहार्दपूर्ण का वातावरण खराब करने में लगे हुए हैं और अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की याचिकाएं दायर कर देते हैं। मैं माननीय कोर्ट से आग्रह करना चाहूंगा कि वो इस तरह की याचिकाओं को एक सिरे से खारिज करें और जो लोग भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बहरहाल हिंदू सेना की याचिका को मंजूर करने के बाद निचली अदालत ने दरगाह कमेटी, अल्पसंख्यक मंत्रालय और ASI को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही 20 दिसंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। लेकिन इसी बीच महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार नए सिरे से याचिका दायर करने की बात कर रहे हैं। अजमेर से अशोक भाटी और जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अरबाज अहमद की रिपोर्ट। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे को लेकर सरकार और बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम भजनलाल शर्मा और बीजेपी नेताओं ने प्रस्तावित सभा स्थल का जायजा लिया। 15 दिसंबर को भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और पीएम मोदी 17 दिसंबर को प्रदेश की जनता को संबोधित कर सकते हैं। सत्रह दिसंबर को जयपुर आएंगे पीएम मोदी। भव्य स्वागत की तैयारियों में जुटी भजनलाल सरकार। पीकेसी ERCP परियोजना की देंगे सौगात।
भजनलाल सरकार की 15 दिसंबर को पहली वर्षगांठ है। ऐसे में पहली वर्षगांठ के ऊपर बड़े धूमधाम से तैयारियां की जा रही है। 17 दिसंबर को पीएम मोदी आएंगे, ऐसे में भव्य जो जनसभा है उसका आयोजन किया जाएगा। भजनलाल सरकार अपनी पहली वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम से मनाने की तैयारियों में जुट गई है। 15 दिसंबर को सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में सरकार 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा प्रदेश की जनता के सामने रखने की तैयारियों में जुट गई है। इस मौके पर प्रदेश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट की सौगात दे सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 17 दिसंबर को पीएम इस प्रोजेक्ट की नींव रख सकते हैं। करीब 45,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट के शिलान्यास को लेकर प्रदेश की सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। के रिंग रोड स्थित दादिया ग्राम के अंदर भव्य जो पंडाल है वो तैयार किया जा रहा है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को जुटाने की उम्मीद है। साथ ही साथ इस दौरान भजनलाल सरकार की 1 साल की उपलब्धियां और साथ ही साथ में पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट है उसकी आधारशिला रखी जाएगी। पीएम मोदी की सभा को देखते हुए रिंग रोड स्थित दादिया गांव में भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। इन तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जायजा ले रहे हैं। बीजेपी से जुड़े सूत्रों का मानना है कि पीएम मोदी 17 दिसंबर को जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरान गरीब, किसान, महिला और युवा समेत सभी वर्गों पर सौगातों की बौछार कर सकते हैं, जिसमें प्रदेश का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पीकेसी ईआरसीपी परियोजना की आधारशिला भी शामिल है। इस परियोजना के शुरू होने से प्रदेश के 21 जिलों को पानी मिल पाएगा। करीब 7 महीने बाद पीएम मोदी का राजस्थान का कार्यक्रम बना है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में 23 अप्रैल को टोंक में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया था। वहीं कोटपूतली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 अप्रैल को सभा हुई थी। तो यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब तक भजनलाल सरकार के जो ऐतिहासिक कामकाज है उनके कामकाजों को लेकर पीएम मोदी खुद आम जन को जनसभा को संबोधित करेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। उधर दूरसंचार और सूचना क्रांति के हाईटेक युग में अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इन सुविधाओं का लुत्फ लेना पहाड़ चढ़ना जैसा नहीं बल्कि सचमुच में पहाड़ पर ही चढ़ना पड़ता है। देखिए ये खास रिपोर्ट है। भले ही देश 5G टेक्नोलॉजी से आगे निकल रहा है, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जो दूर संचार और आईटी सेवाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही आलम है राजस्थान और गुजरात की सरहद पर बसे डूंगरपुर जिले के चारबाड़ा और बलवानिया गांव में। इन दिनों गांव में करीब 5,000 लोगों के पास मोबाइल फोन तो है, लेकिन यहां मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के चलते लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मोबाइल नेटवर्क तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, पहाड़ चढ़ना। जब किसी को फोन पर बात करनी होती है, ग्रामीणों को आसपास के ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है और तब भी मोबाइल नेटवर्क की कोई गारंटी नहीं है। हमारे गांव में यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हम पहाड़ पे चढ़ के वो फोन लगाना पड़ता है कभी भी। ये कोई दूसरी जगह में समझा क्या, कभी कहीं एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, कभी कोई जरूरत पड़ती है तो पहाड़ पे जाके 2 किलोमीटर जाके फोन करना पड़ता है। फोन यहाँ पे बहुत समस्या है। मित्र वाला को भी समस्या है, यहाँ पे कहाँ खोल सकता है, यहाँ से जाना पड़ता है चिमलवाड़ा कहीं गेंजी तक इधर जाना पड़ता है बाहर। यहाँ पे जब नेटवर्क नहीं आता है। इतना ही नहीं, राशन डीलर को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। राशन वितरण के लिए POS मशीन को मोबाइल नेटवर्क में ले जाना पड़ता है और मोबाइल सिग्नल मिलते हैं पहाड़ पर। इतना ही नहीं, किसी व्यक्ति के गंभीर बीमार होने और किसी दुर्घटना या पुलिस सहायता के लिए फोन करने के लिए भी पहले पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। इंटरनेट सेवा नहीं होने के चलते गांव में ई मित्र केंद्र भी नहीं है, जिसके चलते सरकारी योजनाओं से जुड़े कामकाज के लिए लोगों को 15 किलोमीटर दूर गेजी या कराबाड़ा गांव तक जाना पड़ता है।
मोबाइल नेटवर्क की वजह से बहुत सारी समस्या है। जैसे कि सबसे पहली समस्या, अब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो सबसे बड़ी समस्या ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए हो रही है। और पहले 2G 3G नेटवर्क चल रहा था, लेकिन अभी 2-3 महीने से ऐसी कंडीशन है कि 2G नेटवर्क पे भी नहीं आ रहा, वो भी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है। पहले तो बात भी हो रही थी, अब बात करने में भी समस्या आ रही है। और कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया है कि एम्बुलेंस बुलानी, इमरजेंसी डिलीवरी वगैरह है, तो उसके लिए भी बहुत सारी समस्या, क्योंकि टावर आता नहीं है तो समय से कॉल नहीं लग पा रहा है, और समय से कॉल नहीं लग पा रहा है, उसके कारण से एम्बुलेंस भी टाइम से नहीं पहुंच पा रही है। पोस्टमार्टम के राशन के लिए जाना पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, वो वहाँ पे बैठता है, वो फिर अंगूठी लगाता है, फिर नीचे आता है, फिर देता है गेहूँ। ऐसा ही भी प्रॉब्लम है हमारा यहाँ। नेटवर्क के बिना सब किसी समस्या, नेटवर्क की तो अच्छा हो जाए तो ठीक है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हम ज़्यादा ही है। बताया था 2-3 बार बताया था, उसके बाद में कोई रिजल्ट निकला नहीं। अभी तक नेटवर्क टावर लगा हुआ, मगर टावर में कोई अभी तक कुछ चालू नहीं हुआ है। टाइम हो गया इसका, बहुत दिवाली के पहले, वो दिवाली आ गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ काम, ऐसा ही पड़ा है। ग्रामीणों ने इस समस्या के समाधान के लिए कई बार शासन और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हालांकि अब भी स्थानीय लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उनका कहना है कि एक दिन उनका गांव भी मोबाइल नेटवर्क सेवा से जुड़ जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयेश पवार की रिपोर्ट। तो वहीं राजस्थान की नई पर्यटन इकाई नीति का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 4 दिसंबर को विमोचन करेंगे। यूनिट टूरिज्म पॉलिसी के प्रावधान इस तरह के हैं जिनसे न केवल निवेश होगा बल्कि इस सेक्टर से जुड़े स्टेक होल्डर्स को कई रियायतें भी मिलने वाली हैं। अपनी यूनिट्स का विस्तार भी वे कर सकेंगे। लिहाजा डिप्टी सीएम दिया कुमारी के नेतृत्व में विभाग ने नई टूरिज्म पॉलिसी तैयार की है। अपकमिंग टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024 की कई विशेषताएं हैं। इस नीति में 24 प्रकार की पर्यटन इकाइयां शामिल की गई हैं, जबकि 2015 में 16 प्रकार की इकाइयां शामिल थीं। मास्टर जोनल प्लान रीको निजी औद्योगिक क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के लिए 5% तक जमीन आवंटन का प्रावधान है। सरकारी जमीन आवंटन के प्रावधानों को निवेश से लिंक किया गया है। वहीं स्टैंप ड्यूटी, कन्वर्जन चार्जेस के लाभ प्रभावी RIPS 2024 के प्रावधानों के अनुसार किए गए हैं। डेवलपमेंट चार्ज, लैंड यूज चार्ज से छूट दी गई है। साथ ही इकाइयों के बिजली शुल्क, UD टैक्स, भवन योजना अनुमोदन औद्योगिक दरों पर देय होगा। ट्रेड लाइसेंस एक बार में 10 साल, फायर NOC एक बार में 3 साल के लिए देने के प्रावधान किए गए हैं। हेरिटेज होटल, रेस्टोरेंट संचालन की अनुमति दी जाएगी। संचालित पर्यटन इकाइयां हैं और वहाँ यदि उनमें से कोई लगती हुई जमीन है या बीच में आई हुई कोई लैंड है तो उसके लिए भी 10% तक का आवंटन का प्रावधान किया गया है। जो फायर NOCs पहले जो होती थी वो हर साल बार इन्वेस्टर को हर साल के लिए फायर NOC लेनी पड़ती थी, तो वो भी अब LSC के द्वारा 3 साल की मिनिमम, कम से कम 3 साल की तो जारी की जाएगी। ये प्रावधान उसमें किया गया है। और जो UD टैक्स है, बिजली के बिल हैं, सभी जो प्रावधान है इंडस्ट्रियल रेट्स पे उसमें किए गए हैं। 2015 में नहीं थी ये सुविधाएं टूरिज्म पॉलिसी में शामिल। नई पॉलिसी में पर्यटन इकाइयां 16 से 24, इंटीग्रेटेड टूरिज्म विलेज पहली बार, 100 करोड़ के इन्वेस्टर्स को मिल सकती है सरकारी जमीन, रिसोर्ट हाउसिंग पहली बार, इवेंट प्लानर्स को भी किया गया शामिल, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स, फिल्म सिटी, हेरिटेज रेस्टोरेंट, म्यूजियम एंड आर्ट गैलरीज। पर्यटन यूनिट नीति 2024 में अनेक ऐसी डिमांड पर्यटन सेक्टर के लोगों द्वारा की जा रही थी जिनको पर्यटन नीति में सम्मिलित किया गया है। उसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, पर्यटन मंत्री माननीय दिया कुमारी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मुख्य रूप से जो हमारी डिमांड थी उनमें पूरी करते हुए औद्योगिक क्षेत्र में 5% जगह सुविधा क्षेत्र के लिए रिजर्व रहेगी। अब सुनते हैं पर्यटन नीति 2024 को लेकर होटेलियर्स का क्या कहना है। अब प्रदेश के टूरिज्म को नई दिशा मिलने जा रही है। होटल इंडस्ट्री को रियायतें दी गई हैं। हर सेक्टर का ध्यान रखा गया है। एडवेंचर टूरिज्म, स्काई टूरिज्म, वाटर टूरिज्म को भी नीति में शामिल किया गया है, जिससे यहाँ पर आने वाले सैलानियों को भी सभी तरीके के टूरिज्म का अनुभव मिलेगा। जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट।
न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। खींवसर के नवनिर्वाचित विधायक रेवंत राम डांगा कल शपथ लेंगे और आज खींवसर में विधायक रेवंत राम डांगा काफिले के साथ इससे पहले जयपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान वहां पर ज्वार के डोके लेकर डांस करते नजर आए रेवंत राम डांगा। तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें बहुत ही तेजी के साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। और अब खबर जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की माताजी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कल शाम भरतपुर से जयपुर रेफर किया गया था और इसके बाद रात को उनको सीएमआर से एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया। जानकारी के मुताबिक उनकी माताजी के बुखार होने के साथ ही सांस लेने में तकलीफ थी और इसी के चलते उन्हें गांव से जयपुर लाया गया था। इसके बाद एसएमएस अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी माताजी के हालचाल जानने के लिए एसएमएस अस्पताल भी पहुंचे दिन में और फिलहाल डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी तबीयत में लगातार अब सुधार हो रहा है। जी ब्लड प्रेशर से और लंग्स की बीमारी COPD से वो उनको रहती है और अभी उनको फ़िलहाल बुखार हो गया था जिसकी वजह से सांस में लेने में तकलीफ़ थी और पेट का डिस्टेंशन था और ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बिगड़ गई थी। यहाँ हमारे वरिष्ठ चिकित्सकों के सजेशन के बाद में हमने ये देर रात उनको एसएमएस अस्पताल शिफ्ट किया और एसएमएस अस्पताल में उनका प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जो करे गए मेडिकल बोर्ड का गठन करने के बाद में, तो वरिष्ठ चिकित्सकों की सलाह के बाद में उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया। उनको एक्चुअल पुरानी जो COPD की बीमारी चल रही है, उम्र संबंधी समस्या रहती हैं, सारी चीज़ें, इस समय सर्दी का मौसम है तो वो सांस लेने में उनको ज़्यादा तकलीफ हुई, इसके चलते उनको जयपुर शिफ्ट किया गया था। उधर पांचना डैम का पानी घना पक्षी विहार के पक्षियों के लिए बाहर लेकर के आया है। कई साल बाद घना में खाने पानी की पर्याप्त मात्रा में होने की वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स की झुंड की संख्या लगातार बढ़ रही है। पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाने वाला केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की चहचहाट सुनने देखने के लिए देश विदेश से सैलानी आते हैं। वहीं इस बार घना पक्षी विहार में माइग्रेटरी बर्ड्स के अलावा 19 मछलियों की प्रजातियां भी देखने को मिली हैं। उद्यान प्रशासन की ओर से कराई गई फिश सैंपलिंग से इस बात का खुलासा हुआ है। इससे पहले घना पक्षी विहार में मछलियों की 8 तरह की प्रजातियाँ थी। जो हमारे रिकॉर्ड में जो मछलियों की संख्या है, स्पीशीज की अगर आप बात करें तो वो 8 है, जो हमेशा 12 महीने हमारे पास रहती हैं। लेकिन पांचना की पानी के आने की वजह से हमारे पास 19 नई प्रजातियां यहाँ पर आई, जो पहले रिकॉर्डेड थी, हर साल आती थी, लेकिन पांचना और गंभीर से पानी न आने की वजह से उनका आना यहाँ पर बंद हो गया था। इसकी वजह से हमारे पास 19 नई प्रजातियां आई और जब हमने सैंपलिंग करी तो 30 सेकंड में हमारे पास 5000 से ज्यादा मछलियां रिकॉर्ड। पक्षियों के कलरव को सुनने के लिए पर्यटकों की संख्या इस बार घना में अधिक देखने को मिल रही है। हर तरफ घना में हरियाली छाई है, दूसरी तरफ भरपूर खाना और पानी पक्षियों के लिए संजीवनी बन रहा है। माइग्रेटरी बर्ड्स का समूह देख पर्यटक भी खुश हैं। वहीं 25 वर्ष बाद घना को पांचना बांध का पानी मिल रहा है। सूखा पड़ने पर पहले अन्य बांध से पानी आता रहा है, लेकिन पांचना का पानी घना के लिए अमृत के समान है। सकते हैं कि वो पानी यहाँ पर कितना लाभदायक होगा, क्योंकि ज्यादातर जो पेंटेड स्टॉर्क हैं वो उन्हीं मछलियों को खाते हैं। तो आपको इसका एक कंपैरिजन दूं कि पिछली साल जो आखिरी सीजन हमारा गया है उसमें पेंटेड स्टॉर्क की संख्या लगभग 850 थी। इस बार उनकी संख्या 3200 से ज्यादा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उन मछलियों का उस पानी का कितना अच्छा प्रभाव पड़ा है। इसका सिर्फ मछलियों पर प्रभाव नहीं पड़ा, इसकी वजह से आप ये जानते होंगे कि घना के अंदर कदम के बहुत पुराने वृक्ष हैं। कदम हुआ, जामुन हुआ, देसी बबूल हुआ, जो कि यहाँ का एक नेटिव हैबिटेट है।
इस बार पानी की अधिक मात्रा के चलते पार्क में पेंट स्ट्रॉक की भी संख्या बढ़ी है। अब तक पार्क में करीब 3200 से अधिक की संख्या में पेंट स्ट्रॉक आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें इस बार अच्छा भोजन पानी में नई प्रजाति की मछलियां आने से मिल रहा है। पिछले साल अब तक कुल 800 पेंट स्ट्रॉक ही आए थे, लेकिन इस बार संख्या बढ़ी है और उम्मीद है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में अन्य माइग्रेटरी बर्ड्स भी पार्क पहुंच जाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट।